1947 के पहले हमें आजादी तो चाहिए ही थी, पर शायद अपने देश को लेकर। और आज 1947 के बाद भी हमें आजादी चाहिए, पर शायद खुद को लेकर। हमें लगता है कि हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, पर हम अब भी आजाद नहीं। और लड़ तो हम आज भी रहे हैं, कभी सरकार से तो कभी एक दूसरे से ही। शायद ना ही ये लड़ाई कभी खत्म होगी और ना ही हमारी परेशानी। बस एक कोशिश कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दिखती ही रहेगी। A home to Western Union. With over 56,000 agent locations in India, receiving money is easy for your loved ones. From big cities to small villages, your money gets there in minutes. Send money today. Western Union. जहां दिल्ली गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था, वहीं दिल्ली में एक और चौंका देने वाली घटना घट गई। दिल्ली विधानसभा असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें 45 नेताओं की मौत हो गई। चौंका देने वाली बात ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकवादी बॉम्ब प्लान करके चले गए और पुलिस को कोई खबर तक नहीं। बॉम्ब प्लान करने वाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। क्या हम इसे पुलिस की लापरवाही माने? आइए हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास। जी मनोज, क्या आप हमें क्या हो रहा है यार दिल्ली में? सारा कहीं गैंगरेप तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट। चलो 45 तो कम हुए। अभी अभी ये खबर मिली है कि मौका-ए वारदात से एक संदिग्ध नकाबपोश व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा गया, जिसके पास कुछ हथियार बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। लेकिन अगर बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी यही है, तो ब्लास्ट के दूसरे दिन वो वहाँ क्या कर रहा था? क्या अभी भी असेंबली खतरे में है? क्या और भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं? हम दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि वे असेंबली के आसपास भी न जाए, क्योंकि वहाँ और बॉम्ब ब्लास्ट होने की आशंका है। बंद कर दे, लेके चला इसको पूछताछ के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस इंसान को आपने पकड़ा है, क्या बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ है? देखिए, आरोपी हमें अपना बयान देने से इनकार कर रहा है। वो अपना बयान पब्लिकली देना चाहता है। आगे की कार्रवाई होने पर ही हम आपको कुछ कह सकें। पहले गैंग रेप, फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट, आखिर कर क्या रही है पुलिस? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आरोपी का चेहरा जल्द से जल्द सबके सामने ला सके। जैसा कि आपने देखा, पकड़ा गया व्यक्ति अपना बयान पूरे हिंदुस्तान के सामने देना चाहता है। क्या बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी वही है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है? मैं स्वाति, कैमरामैन दिनेश के साथ आज तक। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के संभावित आरोपी की मांग के तहत मंत्रियों की सर्वदलीय बैठक में आज पूरे एक हफ्ते बाद ये निर्णय लिया गया कि आरोपी अपना बयान पूरे हिंदुस्तान के सामने दे सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके बयान के टेलीकास्ट को किसी भी वक्त रोका जा सकता है। आरोपी का बयान शाम 7 बजे सुना जाएगा और हम लाइव आपको वो बयान दिखाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आखिर 12 साल बाद अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। अरे 7 बज गया, कन्फ्यूजन शुरू हो गया होगा।
तक तो मुझे 4 लोग भी सुनने को तैयार नहीं होते, और आज पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक इंसान या एक आतंकवादी के उसके गुनाहों के हिसाब को सुनने का वक्त जनता तो जनता सरकार के पास भी, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी का हिसाब किसी के पास नहीं। मैं जानता हूं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूं। आप में से कईयों ने तो मान भी लिया होगा कि मैं ही वो आतंकवादी हूं, और कुछ के मन में सवाल होगा कि आखिर मैं हूं कौन। मेरा नाम भगत भूषण तिवारी, पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी, या ये कह लीजिए एक अनारक्षित हिंदुस्तानी। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, बल्कि अपनी जिंदगी में पल पल जूझता एक आम आदमी हूं। तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त हमारे पास नहीं है, समझे? बस 2 मिनट दे दो ना साहब, जिस चीज के लिए ये सब किया वो तो कहने दीजिए। बोले तो उसे। शुक्रिया साहब। मैं और मेरे वो 2 दोस्त जो आज जिंदा ही नहीं अपनी बात कहने, बस सरकार से कुछ कहना चाहते थे। पर वो क्या है ना, अपने देश का रिवाज है कि एक आम आदमी अपनी बात सरकार तक एक आम तरीके से नहीं बोल सकता। अगर आपको सरकार या जनता से कुछ कहना था तो और भी तरीके थे, पर आपने ऐसा ही क्यों किया? शायद जनता और सरकार के कान तभी खुलते हैं जब कहीं धमाका होता है, आंखें तभी खुलती हैं जब कोई घिनौनी वारदात होती है। भगत जी, आप और आपके दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? मैं और मेरे दोस्त भले ही गरीब थे तो क्या हुआ, लेकिन जिंदगी को लेके बहुत से सपने देखे थे। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद हम अपनी पूरी कोशिश के साथ पिछले कई सालों से एक ही नौकरी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर तो हम अनारक्षित ना, अच्छे नंबरों के बाद भी हमारा चयन नहीं हुआ। हमारी बची हुई उम्मीद टूट चुकी थी। फिर एक रात हमने बहुत शराब पी, वो भी अपनी किताबें रद्दी में बेचकर। शराब के नशे में था, न जाने कब जिंदगी बेवजह लगने लगी और हमने पानी में छलांग लगाई। जिंदगी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मौत ने मेरे दोस्तों को गले से लगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या अनारक्षण में गरीब नहीं होते? गरीबी जाति देखकर तो नहीं आती ना? फिर आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? आरक्षण ने कईयों की जिंदगी बदल दी, लेकिन लोगों ने अपनी सोच ली। वो आज भी छुआछूत पर विश्वास करते हैं। शायद इसी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर। 1947 के बाद भी हम गुलाम हैं, लेकिन शायद अपनी सोच के। मेरा बस मानना है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। फिर वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, जातिवाद, शायद इन सब से हमें आज भी आजादी चाहिए। 1928 में भगत सिंह ने एक बात कही थी जो आज सच हुई कि आने वाले समय में हिंदुस्तान तो आजाद होगा, पर हिंदुस्तान की आवाम नहीं। वह भ्रष्टाचार, जातिवाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर इससे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। और ये तो 1947 के बाद की कहानी है, जहां कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। खैर, कल तो कल आएगा, पर क्या हमारा आज वही है जिसकी कल्पना आजादी से पहले हर एक हिंदुस्तानी ने की थी? शायद नहीं। हम उस आज में जी रहे हैं जहां इंसान को आरक्षित और अनारक्षित के अंतर से जाना जाता है।